हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं आज तीन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। जहां बात होगी डीलिमिटेशन के प्रोसेस के बारे में, जहां बात होगी कि क्या होता है एक स्टार्टअप, कैसे डिलिमिटेशन प्रोसेस डिसाइड होती है, क्या वुमेन एम्पावरमेंट में स्टार्टअप कल्चर का कोई रोल है। इन सब को डिस्कस करते हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन पहली वीडियो के साथ, जो बात करता है वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम में। ये जीएस पेपर 1 के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, हम नॉर्मली जब स्टार्टअप की बात करते हैं तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्टार्टअप होता क्या है, व्हाट इज स्टार्टअप। सेकंड इज, स्टार्टअप की कैटेगरी में फॉल करने के लिए किस कंपनी के अंदर क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तीसरा, वुमेन एम्पावरमेंट जो है, क्या स्टार्टअप में उसमें रोल है, कितना परसेंट शेयर इंडियन वुमेन स्टार्टअप्स का है, कितने स्टार्टअप्स में इंडियन वुमेन उसको लीड कर रही हैं, क्या उसका प्रभाव रियल टाइम हो रहा है, या भारत के बहुत कम परसेंटेज ऑफ वुमेन स्टार्टअप से इम्पैक्ट हो पा रही हैं। इन सब की बात इसमें की गई है। बड़ा अच्छा आर्टिकल है, चलिए इसको पहले एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहली बात, स्टार्टअप क्या होता है। रिसेंटली जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर उनका स्टेटमेंट न्यूज में आया कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में इनोवेशन की थोड़ी कमी है, हम एआई और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर फोकस नहीं कर रहे। केवल जो बिलियनियर हैं उनके कोई रिश्तेदार या बच्चे खुद एक खोल लेते हैं कंपनी, उसको स्टार्टअप बोल देते हैं। तो क्या वो रियलिस्टिकली ऐसा है, या महिलाओं का भी पार्टिसिपेशन वहां बढ़ रहा है, क्या स्टार्टअप कैसे डिफाइन होता है, तो पहले वो समझते हैं। सबसे पहली बात है, भारत में भी कितने स्टार्टअप है। तो अभी इंडिया में ओवरऑल गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से 1.6 लाख सपोर्टेड हैं, सब स्टार्टअप है जो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। और उनमें 73,000 ऐसे स्टार्टअप है जिनमें एक वुमेन डायरेक्टर भी है, यानी वुमेन पावरफुल पोजीशंस पर स्टार्टअप में एग्जिस्ट कर रही है। फंड रेजिंग की बात करें तो इंडिया अमेरिका के पास 2 नंबर पर है, जहां महिलाओं द्वारा रन किए गए स्टार्टअप्स ने फंड रेज किया है। ये ट्रैक्शन की रिपोर्ट है। इसके अलावा 7,000 वुमेन लेड स्टार्टअप हैं, जो लगभग इंडिया के सभी स्टार्टअप का 7.5% है। यानी इंडिया के स्टार्टअप में अराउंड, अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट मोर देन योर हाफ ऑफ योर स्टार्टअप्स है वन वुमेन डायरेक्टर। तो यानी वुमेन की पार्टिसिपेशन तो है स्टार्टअप्स में, अराउंड 73,000 वो है। सेकंड, 7.5% जितने स्टार्टअप उनमें 7.5% स्टार्टअप वुमेन लेड स्टार्टअप्स हैं जो उनको रन कर रही हैं। और अमेरिका के बाद भारत दूसरे स्थान पर आता है स्टार्टअप इकोसिस्टम में महिलाओं द्वारा भागीदारी या फंड रेज करने के मामले में। तो वुमेन रोल तो प्ले कर रही हैं यहाँ स्टार्टअप इकोसिस्टम में। लेकिन क्या व्हाट इज अ स्टार्टअप, होता क्या है स्टार्टअप, ये भी तो पता हो। तो गवर्नमेंट ने डिफाइन किया है अपने 2 इनिशिएटिव। पहले एक स्टार्टअप इनिशिएटिव था, 2016 में लॉन्च हुआ। फिर एक जो हमारा और स्टार्टअप को डेवलप करने का प्लान था, उनमें डिफाइन किया गया कि स्टार्टअप इज अ न्यूली स्टैब्लिश्ड कंपनी विद अ स्मॉल टीम एंड लिमिटेड रिसोर्सेज which aims to develop a service or product and bring it to the market for consumers। यानी कोई भी ऐसी कंपनी जो छोटी कंपनी है, कम संसाधन के साथ, छोटे लोगों की टीम के साथ वो उसको बिल्ड करना चाहते हैं। लेकिन इसको अगर हम और डिफाइन करें तो इसमें गवर्नमेंट ने बोला है कि ये स्टार्टअप्स को भी आप डिफाइन करोगे कि कितना उनका फंडिंग कैपिटल है, कितने साल पुरानी वो कंपनी है, क्या वो किसी कंपनी से टूट के बनी है या बिल्कुल नई बनी है। तो ये चीजें भी क्लियर होनी चाहिए। भारत में स्टार्टअप को रिकॉग्नाइज करता है डीपीआईआईटी, यानी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो उसके लिए क्राइटेरिया दिए गए हैं। यानी पहला, ये कंपनी 10 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए, या फिर रजिस्टर्ड फर्म होना चाहिए, या फिर एलएलपी होनी चाहिए। इसका टर्नओवर 100 साल से ऊपर, 100 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए किसी भी साल में जब से वो कंपनी बन के खड़ी हुई है। प्लस ये किसी पुरानी कंपनी को तोड़ के रिस्ट्रक्चर करके या फिर मर्ज करके ना बनाई गई हो, बिल्कुल फ्रेश एक नई कंपनी होनी चाहिए। ये एक प्रोडक्ट सर्विस के या फिर किसी प्रोसेस के डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट पर फोकस करना चाहिए। और इसका एक स्केलेबल बिजनेस मॉडल होना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक दुकान खोल ली तो बस आप स्टार्टअप हो गए। इट शुड बी स्केलेबल, कि आप उसके फ्रेंचाइजी दे सको या उसको बाकी जगह पर एक्सटेंड कर पाओ। ये भी इंपॉर्टेंट है ताकि वेल्थ क्रिएशन और एम्प्लॉयमेंट डेवलप हो सके। तो इस हिसाब से स्टार्टअप को डिफाइन किया जाता है। इस डेफिनेशन के हिसाब से भारत की गवर्नमेंट की जो प्लान्स थे, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान की बात करें या स्टार्टअप इंडिया वे अहेड प्रोग्राम की बात करें, गवर्नमेंट ने बोला भाई जो भी इन कैटेगरीज में फॉल कर रहे हैं, ये जो हमारे पास 5 कैटेगरीज हैं, इनमें जो भी कंपनी जो भी स्टार्टअप फॉल करेंगी उनके लिए रेगुलेशन को आसान बनाया जाएगा, उनके लिए टैक्स में कटौती की जाएगी ताकि वो बेहतर तरीके से डेवलप हो सके, एक बड़ी कंपनी बन सके। अभी देखिए पॉइंट यहाँ पर है स्केलेबल कंपनी। तो स्केलेबल बिजनेस मॉडल जब होता है तो वो एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां आप एक ही ऑफिस नहीं खोलते, कई सारे ऑफिस खोलते हो, बड़े लेवल पे एक्सपेंड करते हो, मतलब बहुत से लोग जुड़ते चले जाते हैं। तो इसीलिए उसको एक्सपेंशन पे फोकस उसका ज्यादा रहता है, जिससे लोगों को एम्प्लॉयबिलिटी ज्यादा मिलती है। और यही जो इंडिया का स्टार्टअप का फ्लैगशिप कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसमें इंडिया ने वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी फोकस किया है। उनके लिए 10 राज्यों में वर्कशॉप चलाई गई ताकि महिलाओं को भी मेंटोर किया जा सके, उन्हें सपोर्ट किया जा सके।
एक स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम बनाई गई, जिसमें फंड्स फॉर स्टार्टअप बनाया गया, क्रेडिट गारंटी स्कीम दी गई ताकि स्टार्टअप्स को अगर लोन लेना है या उनको क्रेडिट चाहिए या उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए तो वो उनको इजीली मिल पाए। गवर्नमेंट ने स्टार्टअप्स को ऑपरेट करना आसान कर दिया है, उनके लिए कंप्लायंस बर्डन कम कर दिया है, और जिसमें फास्ट ट्रैक पेटेंट एप्लीकेशन हो गई, इनकम टैक्स एग्जाम्पशंस की बात हो गई, वुमेन लेड स्टार्टअप्स की बढ़ोतरी देखी गई है एडटेक के क्षेत्र में। कई ऐसे स्टार्टअप हैं जो स्पेसिफिकली या तो बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स, यानी सीधा आपने एक कोई बिजनेस स्टार्ट किया, डायरेक्ट वो कंज्यूमर तक पहुंच रहे हैं, कोई बिचौलिया या कोई दुकानदार बीच में नहीं होता। इंटरनेट फर्स्ट ब्रांड की बात करें जो पूरी तरह से इंटरनेट से ही स्टार्ट हुई हैं, फैशन टेक्नोलॉजी की बात करें, ये ऐसे सेक्टर्स हैं, ऐसे इलाके हैं जहां पर स्टार्टअप इकोसिस्टम में वुमेन्स डोमिनेंस देखी जाती है। लेकिन एक कमी भी है, भारत में जो वुमेन लेड स्टार्टअप हैं उनके बाय आउट में कमी दिखी गई। इन्हें आप स्टार्टअप खड़ा किया, फिर आप उसको अक्सर बेच देते हो किसी बड़ी कंपनी को। तो भारत में अगर आप देखते हो स्टार्टअप का जो एक्विजिशन हुआ है बड़ी कंपनियों के द्वारा, उनमें 2016 में जो 21 में 45 बाय आउट्स थे, लेकिन 2024 में केवल 16 बाय आउट हुए, मतलब कमी देखी गई है। लेकिन कई ऐसे 5 वुमेन लेड स्टार्टअप भी हैं जो कि आईपीओ तक गए, यानी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट भी हुई। उनमें 5 बड़े ऐसे स्टार्टअप थे, मोबीक्विक, उषा फाइनेंशियल, तुनवाल, इंटीरियर्स एंड मोर एंड लॉ सीखो। तो ये वुमेन लेड स्टार्टअप्स थे जो पब्लिक गए। इसका मतलब वुमेन पार्टिसिपेशन आपको हर लेवल पे देखने को मिल रहा है। रिसर्च के हिसाब से साबित होता है कि अगर अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट हो, मेंटोरशिप हो और एक अच्छा जो आपका सस्टेनेबल इकोसिस्टम है वो डेवलप किया जाए तो वुमेन लेड स्टार्टअप्स बहुत आगे जाती हैं। और भारत में जो स्टार्टअप्स की ग्रोथ हुई है वुमेन लेड स्टार्टअप्स की, उसके पीछे भी यही वजह है। इसके अलावा एजुकेशन, फैमिली सपोर्ट बड़ा रोल प्ले करते हैं, लेकिन ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, मार्केटिंग सपोर्ट, रेगुलेटरी एग्जाम्पशंस, अपॉर्चुनिटीज, जब ये सब आप प्रोवाइड करो तभी जाकर वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो सकती है। क्योंकि देखो, महिलाएं जब एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करती है उनके ऊपर एक डबल बर्डन होता है, घर का भी काम करना है, बाहर का भी काम करना है, उनके लिए स्ट्रेस बढ़ जाती है। तो गवर्नमेंट एटलीस्ट ये तो इंश्योर करे कि भाई वो जब अब स्टार्टअप के मैदान में आए हैं तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट, मेंटोरशिप, सस्टेनेबल इकोसिस्टम प्रोवाइड किया जाए, एजुकेशन, फैमिली सपोर्ट ये दिया जाए, ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाए, ताकि वुमेन को मोटिवेट कर सके सेक्टर में आने के लिए, वो आकर सोसाइटी में चेंज को लीड कर सके। अगर उनके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होगी, उनके पास बेहतर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होगी, तो सोसाइटल मेंटेलिटी भी बदलेगी, सोसाइटल चेंज देखने को मिलेगा जो पूरे समाज के लिए बहुत बड़ा रोल निभाता है। और वुमेन जो है वो और इंडिपेंडेंटली भी डिसीजन मेकिंग का पार्ट बन पाएंगे, उनका रोल बेहतर तरीके से डिफाइन हो पाएगा। अगर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, जेंडर डायनामिक्स की बात करें, तो धीरे धीरे इसकी वजह से उनका रोल डिसीजन मेकिंग में बढ़ रहा है, वो पावर डायनामिक्स में उनकी कैपेसिटी बढ़ रही है, जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो भी डेवलप हो रही है। लेकिन सोसाइटल प्रॉब्लम्स जो है वो आसानी के साथ रिजॉल्व नहीं होती। दिक्कतें क्या है? अभी भी हम कहते हैं कि वुमेन जो है वो ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं, डायरेक्टर्स हैं, ओनरशिप है उनके पास, लेकिन भारत में जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होती है उसमें नेसेसिटी ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप और डायनेमिक एंटरप्रेन्योरशिप में फ़र्क है। यानी एक तो महिला का एक ऐसा काम है जहाँ उनके पास ज़्यादा मौके ही नहीं है, तो जहां पर मौके नहीं है तो वहां कोई छोटा सा काम मिल गया तो करने को तैयार हो जाएंगे, तो वो अक्सर स्केलेबल नहीं होता, इसलिए उसको स्टार्टअप नहीं कहते, उसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। पर वो स्टार्टअप का लेवल नहीं है, क्योंकि आप छोटे मोटे दिए बना रहे हो, कुछ छोटा मोटा काम कर रहे हो जो बहुत माइक्रो लेवल पर होता है, क्योंकि आपको खाने की ज़रूरत है, कोई एडिशनल इनकम की ज़रूरत है। तो इसलिए भारत में एंटरप्रेन्योरशिप को देखें तो जो मेजोरिटी ऑफ इंडिया की एंटरप्रेन्योरशिप है वो नेसेसिटी ड्रिवन है, और केवल 2.6% ऑफ द फीमेल एडल्ट पॉपुलेशन इज बीइंग एंगेज इन एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज एज ऑफ 2020। 2020 तक केवल भारत में 2.6% महिलाएं ही भारत की एंटरप्रेन्योरशिप में एक्टिव थी। भारत की रैंक भी बहुत खराब है, 57th आउट ऑफ 65 कंट्रीज। ये क्यों है? क्योंकि महिलाओं के पास मोबिलिटी नहीं है, उनके पास इंडिपेंडेंस नहीं है, उनके पास क्रेडिट की सुविधाएं नहीं है, उनके पास स्किल नहीं है, उनको बिजनेस मॉडल एक्सपेंड करने के बारे में मेंटोरशिप नहीं दी जाती, एजुकेशन की कमी है। तो इसलिए कहा जाता है कि भारत में 80% से भी ज़्यादा जो एंटरप्राइजेस हैं, जो बिजनेसेस हैं, वो मेन ओन करते हैं। मेल ओनरशिप अर्बन इंडिया में बहुत ज़्यादा है रूरल के मुकाबले। अर्बन एरिया में केवल 18.4% ही सारे एंटरप्राइजेस को वुमेन ओन करती हैं। वुमेन के पास छोटे एंटरप्राइजेस होते हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, तो बड़े एंटरप्राइजेस का अक्सर कब्जा मेन के पास होता है। ऐसा क्यों होता है? एक तो देखिए, मेन के पास सोसाइटल लेवल पे कोई फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको घर के काम से कोई लेना देना नहीं होता। भारत का सोसाइटल स्ट्रक्चर ऐसा है जिसकी वजह से उनके ऊपर जिम्मेदारियां केवल एक तरह की होती है, महिलाओं के पास डबल बर्डन होता है। जो पुरुष हैं, सोसाइटी उनको ज़रा एक्सेप्ट करती है, उनके बिजनेस मॉडल को ज़्यादा
आप इजीली फंडिंग मिल पाती है, वो बेहतर तरीके से फाइनेंशियल चीज़ें एक्सेस कर पाते हैं, स्किल डेवलपमेंट हो पाती है, उनके पास एजुकेशन के एवेन्यूज़ ज़्यादा हैं, उनके पास ज़्यादा मोबिलिटी है, उनके पास ज़्यादा नेटवर्क्स हैं, बिजनेस नेटवर्क्स। तो इन सभी एरियाज में जब तक वुमेन भी इक्वालिटी के लेवल पर नहीं आएंगी तब तक चीज़ें रिजॉल्व नहीं हो पाएंगी। अभी तक कस्टमर ऑर्डर सर्व्स की बिगेस्ट हर्डल है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की, जहां पर डोमेस्टिक और पर्सनल चैलेंजेस हैं, यानी कस्टमर ऑर्डर वुमेन एंटरप्राइजेस से कम करते हैं। क्यों? सोसाइटल चैलेंज। अब गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि हम ऐसा स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप करें जहां यूथ और महिलाओं पर फोकस किया जा सके। धीरे धीरे वुमेन लेड स्टार्टअप प्रोमिनेंट हो रहे हैं, लेकिन अभी तक वो अर्बन या न्यू एज टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप्स में वुमेन के पास इक्वल फुटिंग कह सकते हैं आप एक तरह से है। लेकिन जब आप रूरल, सेमी अर्बन या फिर ट्रेडिशनल सेटअप की तरफ जाओ तो वहाँ महिलाओं को अभी भी वो दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। जैसे सप्लाई चेन का डिस्ट्रप्शन हो गया, स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नहीं है। ये भारत की ओवरऑल दिक्कत है। ये जो आप देख रहे हो ये भारत की ओवरऑल दिक्कत है। ये दिक्कतें वुमेन एंटरप्रेन्योर भी फेस करती है कि उन्हें जो वर्कफोर्स मिलती है उसके पास स्किल नहीं है, उनके पास ज़्यादा फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। लेकिन सोसाइटल चीज़ें भी सॉल्व करनी पड़ेंगी, तभी जाके चीज़ें रिजॉल्व हो पाएंगी। भारत में अगर कोई वुमेन स्टार्टअप भी चला रही है तो उनके पास वुमेन वर्कफोर्स है ही नहीं। लेबर फोर्स अक्सर मेल की है, फीमेल की तो बहुत कम पार्टिसिपेशन है। तो इसलिए हमें पहले उनकी एंट्री बढ़ानी पड़ेगी। जो इंडिया की वुमेन स्टार्टअप हैं, जो इंडिया के वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो केवल माइक्रो एरियाज में ज़्यादा एक्टिव हैं, जिसकी वजह से उनके मैक्सिमम स्टार्टअप्स जो हैं 71% से भी ज़्यादा, वो केवल 5% लोगों को हायर करते हैं, 5 लोगों तक ही हायर कर पाते हैं। यानी भारत में जो महिलाएं एंटरप्रेन्योर हैं वो केवल 71% तक ऐसी हैं जो केवल 5 लोगों तक ही एम्प्लॉय कर पाती हैं। मतलब बहुत छोटे लेवल पर उनका एंटरप्रेन्योरशिप चल रहा है। याद रखिए, एक चीज़ क्लियर करें, एक होता है एंटरप्रेन्योर, कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करो उसको आप एंटरप्रेन्योरशिप कहोगे, कोई भी बिजनेस हो। लेकिन अगर आप कोई स्टार्टअप खड़ा कर रहे हो तो वो जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया 5, वो पूरे करने चाहिए। अब बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या फ़र्क होता है? आप मान के चलो, आपने आलू खरीदा, खेतों में आलू उगाए, आलू को बेचा, दैट इज़ योर बिजनेस। आप आलू बेच रहे हो, किसी से खरीद के कहीं बेच रहे हो। पर आलू के आपने चिप्स बना दिए, आपने उसमें सर्विसेज ऐड करी, देन बिकेम अ एग्जांपल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जहां पर आप अपने एक एंटरप्रेन्योर स्किल का इस्तेमाल करते हुए कुछ और नया प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो। चिप्स बना दिया अपने आलू से, तो है तो आलू का बाय प्रोडक्ट, बट यू हैव एडेड योर स्किल सेट टू मेक इट फार बेटर। दैट इज एन एग्जांपल जहां पर बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। फिर उसी एंटरप्रेन्योरशिप में स्टार्टअप वो होगा जो कि 10 साल से यंग होगा, 100 करोड़ से कम का उसका टर्नओवर होगा, जिसमें रिसोर्स कॉन्स्टेंट भी होंगे, वर्कफोर्स छोटा होगा, नया खड़ा किया, और स्केलेबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट वहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कहानी है स्टार्टअप की, बिजनेस की और एंटरप्रेन्योरशिप की, जहाँ पर वुमेन का जो हाल है वो हमने डिस्कस किया। आई होप की पॉइंट्स आपने लिख लिए होंगे। अगले आर्टिकल पे आते हैं जो बात करता है पीस मील वे टू सोशल सिक्योरिटी वर्कर्स। भारत में बहुत सारे वर्कर्स हैं। लेबर, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जब खड़ी हुई थी तो भारत एक फाउंडिंग मेंबर था, पर उसके बावजूद भारत में जो लेबर फोर्स है उनके पास सोशल सिक्योरिटी नाम मात्र के बराबर है। उनके पास बेहतर सुविधाएं नहीं हैं। वो अगर कभी उनकी नौकरी चली गई तो उनको कोई बेसिक सिक्योरिटी भी नहीं मिल पाती है। उसी चीज़ के ऊपर ये आर्टिकल डिस्कस करता है। इंडियन इकोनॉमी के लिहाज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जरा इसको पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहानी है। पहली बात, भारत में नई चीज शुरू हुई जो है गिग वर्कर्स। गिग वर्कर्स उनको कहते हैं जो, जैसे आपने ओला या उबर चलाया तो आप एक गिग लेते हो कि भाई ओला ने कहा कि भाई आप, हमारे पास अभी इतने कस्टमर है जिनको यहाँ से यहाँ लेके जाना है, तो आप उस व्यक्ति को लेके एक जगह से लेके दूसरी जगह जाओगे। फिर मान लो आपको 2 घंटे उबर से कोई कॉल या कोई रिक्वेस्ट नहीं आई तो आप ओला यूज कर लोगे। उस टाइम उनकी ऐप पर कोई कॉल आई तो आप उनके कस्टमर्स को मूव कराओगे। सो इसे कहते हैं गिग वर्क करना, तो गिग वर्कर्स कहते हैं। तो भारत में गिग वर्कर्स जो होते हैं उन्हें कहते हैं कि भाई आप हमारे पार्टनर हैं। जोमेटो, स्विगी हो गई या ओला उबर हो गई, कहेंगे ये हमारे पार्टनर है, हमारे एम्प्लॉय नहीं है, क्योंकि जो ये गाड़ी चलाते हैं वो हमारी नहीं, इनको हम पेरोल पे नहीं रखते हैं। पर जब हमारे पास कोई ऑर्डर आता है तो कुछ ऑर्डर की पूर्ति ये कर देते हैं, व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, लेकिन ये हमारे एम्प्लॉय नहीं, क्योंकि हमारे अलावा और कंपनीज के लिए भी काम कर रहे हैं। तो उस सिचुएशन में उन्हें, ऐसे लोगों को कहते हैं गिग वर्कर। लेकिन गिग वर्कर्स के लिए भारत में कोई भी सेफ गार्ड नहीं था, कोई डोमेस्टिक मॉडल नहीं था। अब रिसेंटली अनाउंस किया गया बजट में कि भाई उनके लिए सोशल सिक्योरिटी लाई गई है। इसके अंदर उनको हेल्थ कवरेज मिलेगा, आयुष्मान भारत के अंदर उनको ई श्रम पोर्टल पे रजिस्टर किया जा सकेगा। उनके लिए भी एक ट्रांजेक्शन बेस्ड पेंशन पॉलिसी होगी, जहां कुछ वो अपना खुद कंट्रीब्यूट करेंगे, कुछ कंपनियां कंट्रीब्यूट करेंगी, तो लॉन्ग टर्म को थोड़ी बहुत पेंशन मिल पाएगी। एक उनका यूएएन नंबर होगा, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, जिसके तहत उनको कितनी अर्निंग किस प्लेटफॉर्म से हुई वो एक जगह उनको सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन ये चीज़ जो है ये अच्छी है कि आप पेंशन स्कीम की बात कर रहे हैं, गिग वर्कर्स को आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि भाई इनका एक नया मार्केट है, एक नई वर्कफोर्स है जो बहुत भारी संख्या में काम कर रही हैं, जिनके पास सोशल सिक्योरिटी नहीं है। पर दिक्कत ये है, क्या ये जो आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, क्या ये
सॉल्यूशन है ऐसा, या ये केवल एक पीस मील अप्रोच है, यानी आज ये दिक्कत दिखी, इसको रिजॉल्व करने के लिए हमने ये प्लान बना दिया, मगर क्या इससे आपके लेबरों का उत्थान होगा? नहीं होगा। आपके लेबर फोर्स का अगर आपको उत्थान करना है, उनका एमिलियोरेट करना है, तो आपको लॉन्ग टर्म मेजर्स लेने पड़ेंगे, जो कि पूरी तरह से पूरे जो वर्किंग क्लास है उनकी ही बेहतरी की सोचे। क्योंकि अभी क्या है ना, भारत में रिएक्टिव पॉलिसी मेकिंग होती है कि पहले दिक्कत खड़ी हो गई, गिग वर्कर्स का एक्सीडेंट हो रहा है, उनके पास बेहतर पे स्केल नहीं है, काफी साल उनके साथ धांधली हो रही है, तब आपको ध्यान आया तो आपने एक सोशल सेक्टर स्कीम लॉन्च कर लिया कि भाई इनको भी सपोर्ट किया जाएगा। पर क्या भारत में प्रोएक्टिव डिसीजन मेकिंग नहीं होनी चाहिए? कि आपको दिखना नहीं चाहिए कि आगे जॉब मार्केट क्या आ रहा है, या जो ऑलरेडी इनफॉर्मल वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, क्या उनकी सेफ्टी का हमने ध्यान रखा है? क्या उनके लिए सोशल सिक्योरिटी के प्रावधान है? नहीं है तो होने चाहिए। भारत आईएलओ का फाउंडिंग मेंबर है, लेकिन अभी तक हमने सोशल सिक्योरिटी कन्वेंशन साइन नहीं किया, यानी जो कोर सुविधाएं मिलनी चाहिए वर्कर्स को इंडिया में नहीं मिलती। हमने सोशल प्रोटेक्शन देने से अभी भी हम कतरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा कहना है कि भाई अगर हम इन चीज़ों पर साइन करेंगे तो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कम आएगी और कंपनीज कतराएंगी भारत में आने से, और प्लस गवर्नमेंट के ऊपर भी बर्डन ज़्यादा पड़ जाएगा। इस कोड में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा, जिससे सोशल वेलफेयर का पर फोकस किया जाएगा। अब देखो, एक चीज़ समझो, आईएलओ की जो कन्वेंशन था, सोशल सिक्योरिटी मिनिमम स्टैंडर्ड कन्वेंशन 1952, ठीक है, इंडिया ने इसको रेटिफाई नहीं किया। ये जो कन्वेंशन था सोशल सिक्योरिटी कन्वेंशन 1952 का, इसके हिसाब से एक बेसिक सोशल सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स बनाने थे, कितनी इनकम होंगी, क्या चीज़ें होंगी। लेकिन इंडिया का खुद का अलग एक सोशल सिक्योरिटी पे एस्पेक्ट है, इंडियाज कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। ये भारत ने इनेक्ट किया, ठीक है। ये जो 102 कन्वेंशन है, याद रखो, आपसे पूछा जा सकता है 102 कन्वेंशन किसका है। 102 कन्वेंशन है आईएलओ का। भारत ने इसको साइन नहीं किया था, 1952 में ये आ चुका था, भारत ने इसको रेटिफाई नहीं किया। उसके 70 साल बाद भारत ने खुद के लेबर कोड बनाए, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। इसमें प्रोवाइड किया गया कि भाई हम सोशल प्रोटेक्शन के ऊपर काम करेंगे। लेकिन यहाँ जब इनका खुद का जो इंडिया गवर्नमेंट का कोड है ना, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, ये इंडिया का है, COSS, ये भारत का है, ये आईएलओ का है, सोशल सिक्योरिटी कन्वेंशन 1952। तो हमने जो अपना COSS बनाया, ये 70 साल लेट आया, लेकिन इसमें हमने कुछ प्रावधान कम कर रखे हैं। जैसे हमने चीज़ों को ढंग से डिफाइन नहीं कर रखा, प्रोटेक्शन को क्लियरली मेंशन नहीं कर रखा। इस कोड में एक खास बात है, इसमें दिया गया है कि जैसे कोई विभाग के मजदूर हैं तो उनके लिए वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा, ठीक है। वो वेलफेयर बोर्ड फिर उनके ऊपर काम करेगा। लेकिन वेलफेयर बोर्ड के साथ दिक्कत क्या आ रही है कि आरटीआई दागी गई तो पता चला कि भारत में जो वेलफेयर बोर्ड अलग अलग विभागों के कर्मचारियों के लिए बनाए गए हैं, वर्कफोर्स के लिए बनाए गए हैं, श्रमिकों के लिए बनाए गए हैं, वहाँ दिक्कत ये आ रही है कि जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं अलग अलग राज्यों के, उनको अभी तक 70,744 करोड़ रुपए देने थे, वो नहीं दे पाई सरकारें। कई सारे वेलफेयर बोर्ड हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए जो मजदूर काम करते हैं उनके लिए एक बोर्ड बना हुआ है, वेलफेयर बोर्ड फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। उनकी सुविधा के लिए कंपनी से सेस लिया जाता है, जिसका इस्तेमाल सीधा उन वर्कर्स को पैसे देने के लिए किया जाएगा। लेकिन उनको अभी तक 70,000 करोड़ रुपए बकाया हैं, जो उनको वेलफेयर बोर्ड ने दिए ही नहीं, ठीक है। एक एग्जांपल। दूसरा, सीएजी ने पाया 99 बॉडीज हैं ऐसी 10 डिस्ट्रिक्ट में जिन्होंने अभी तक अपने वर्कर्स को पेमेंट नहीं दी, तमिलनाडु में, जो अराउंड 221 करोड़ में है। केरला, जो काफी प्रोग्रेसिव माना जाता है, उनमें से भी 16 बोर्ड हैं जिनमें से केवल 5 बोर्ड ही ढंग से फंक्शन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि 70-80 हजार करोड़ रुपए वर्कर्स को जो मिलनी चाहिए, जो सेस देश कलेक्ट कर चुका है सरकार, वो उन्होंने लेबरों को नहीं दिया, वर्कर्स को नहीं दिया। सोचो कितना बड़ा अमाउंट है, कितना कम पैसा वो लोग कमाते हैं। इट शो किसी की आपने वेलफेयर बोर्ड बना दिया पर उसको इंप्लीमेंट ठीक से नहीं किया। इंडिया के फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर में, जहां आपको अलग अलग लोग अलग अलग एरियाज में काम कर रहे हैं, आपने अलग अलग वर्कर्स के लिए अलग अलग वेलफेयर बोर्ड बना दिए। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का अलग वेलफेयर बोर्ड है, तंबाकू सिगरेट फार्मर्स के लिए अलग वर्क आपने बोर्ड बना दिया, कोई सिंचाई विभाग के लिए अलग आपने बोर्ड बना दिया, ताकि अलग अलग सेगमेंट के वर्कर्स जो उनके लिए आप सपोर्ट प्रोवाइड करोगे। कहा यह जाता है कि भारत में ना वर्किंग क्लास बहुत फ्रेगमेंटेड है, इसलिए आपको हर सेक्टर के लिए अलग सोशल वेलफेयर सिस्टम होना चाहिए, ताकि आप टारगेट करके इस सेक्टर के वर्कर्स को रिलीफ दे पाओ। इसलिए कर्नाटका के जो सिगरेट वर्कर्स हैं या बीड़ी वर्कर्स हैं, उन्होंने कहा है हमारा फंड जो है बिल्कुल काम नहीं कर रहा, उसको दोबारा पुनरुद्धार कीजिए, दोबारा उसको स्टैब्लिश कीजिए। आज हमने देखा गिग वर्कर्स एक नई वर्किंग क्लास है, इनको दिक्कत है, तो हमने कहा कि इनके लिए भी हम कुछ नई चीजें लेके आ जाएंगे। तो ये सिस्टम क्या है? ये है पीस मील अप्रोच। आप कोशिश कर रहे हो भाई ये नया दिक्कत आया, चलो इसके लिए कुछ कर दिया, कल की वो दिक्कत है उसके लिए कुछ कर दिया। हम ओवरऑल रिफॉर्म कब करेंगे? हम अपने पूरे इनफॉर्मल वर्कफोर्स के लिए कब सोचेंगे? कब ये नकली डिस्टिंक्शंस को हटा के गिग वर्कर, डोमेस्टिक वर्कर, अब डोमेस्टिक वर्कर्स जो घरों में काम करने के लिए आते हैं उनके लिए कोई सुविधाएं नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। जब तक कुछ लोग की जाने नहीं जाएंगी,
कुछ दिक्कतें नहीं होंगी, तब तक उनके लिए काम स्टार्ट नहीं होगा। तो ये कैसा थ्रेशोल्ड है कि कुछ लोग डिजर्व करते हैं सोशल प्रोटेक्शन, कुछ लोग डिजर्व नहीं करते, जबकि काम तो सब कर रहे हैं। सो इसलिए हम केवल एक सेगमेंट पे जब तक फोकस करते रहेंगे ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगी। गिग वर्कर्स और ज़्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट करता है इस सेक्टर, क्योंकि इसमें और ज़्यादा लोग एम्प्लॉय होंगे और ज़्यादा लोग इसमें काम करेंगे भविष्य में, से कहा जा रहा है। लेकिन क्या केवल आपने एक बैंक अकाउंट खोल दिया उससे चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी? नहीं। आपको फ्यूचर रेडी होना चाहिए, आपको सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए ताकि अलग अलग सेक्टर्स के किसानों की, वर्कर्स की जो दिक्कतें हैं उसको ध्यान में रखते हुए आप एक बेहतर कोड बनाएं और उसको इम्प्लीमेंट ढंग से करें कि अगर सेस लिया गया है 70,000 करोड़ रुपए किसी वेलफेयर बॉडी के पास ना हो, वो उन मजदूरों तक पहुंच पाए जिनके लिए वो कलेक्ट किए गए हैं। तभी आप कह सकते हैं कि हाँ आप किसी चीज के लिए काम कर रहे हैं। अदरवाइज तो पैसा आप जमा कर रहे हो पर जिनको मिलना चाहिए उनको अगर 5 साल बाद मिला तो उस वर्कर की डेथ हो गई तो क्या फायदा ऐसे पैसे का। तो इसलिए जरूरी है कि हम पहली बात कोड को हम बेयर मिनिमम माने और वहां से फाउंडेशन बना के ऑल इंक्लूसिव, एक्सेसिबल और यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम को डेवलप करें जिसमें एक भी वर्कर पीछे ना छूट जाए, चाहे डोमेस्टिक वर्कर हो चाहे गिग वर्कर हो, सबके पास सुविधाएं हो। गिग वर्कर्स का विरोध नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ अच्छी बात है वो कर रहे हो, पर आप सोचो बाकियों का क्या, उनके लिए भी तो कुछ सोचो। उनको ज़्यादा कवरेज नहीं मिली तो आप बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो। डोमेस्टिक वर्कर्स सबके घर में काम करने आ रहे हैं अर्बन सिटीज में मैक्सिमम तरीके से, तो क्या वो इनविजिबल रहेंगे हमेशा? इसको रिजॉल्व करना हमारी जिम्मेदारी है, वही इसकी बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल में जहाँ बात की गई है डीलिमिटेशन के बारे में। पेपर 2 के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। डीलिमिटेशन क्या होती है भाई? भारत में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उसके हिसाब से उनके रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे, सीटों की संख्या आप घटाओगे बढ़ाओगे, उनकी बाउंड्री रिड्रॉ करेंगे, उसके लिए डीलिमिटेशन आती है। तो अंदर आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 लिखा गया है कि भारत में डीलिमिटेशन किया जाता है। लेकिन दिक्कत यह है कि भारत में इसकी इम्प्लीकेशन संविधान में क्लियरली मेंशन नहीं है। लोग कहा यह जाता है, कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे लोगों की जो है ना जनसंख्या कम है, जब डीलिमिटेशन होगा तो हमारी सीटें घट जाएंगी, इसलिए हमें अपने नंबर बढ़ाने चाहिए और लोगों को और लोग पैदा करने चाहिए ताकि और बच्चे होंगे तो हमारी संख्या ज़्यादा हो जाएगी। खासतौर पे साउथ के राज्यों का ऐसा कहना है, देखिए हमने बेहतर डेवलपमेंट की, हमने बेहतर फोकस किया सुधार के ऊपर, तो हमारे देश की हमारे राज्यों की जनसंख्या ज़्यादा नहीं बढ़ी। अब हमारे राज्यों की जनसंख्या ज़्यादा नहीं बढ़ी है तो अब हमारी सीटें कम कर दोगे डीलिमिटेशन के बाद, और नॉर्थ के राज्यों की, इन राज्यों की आप संख्या बढ़ा दोगे। ये कैसा न्याय है? लेकिन ये गलत एस्पेक्ट है। इस आर्टिकल में ऑथर कह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि जो चीजें हैं बिल्कुल वैसी ही दिखी जा रही है। आप कब तक इसको फ्रीज करके रखोगे? ठीक है, कब तक फ्रीज करोगे, कब तक पोस्टपोन करोगे? भाई अभी हम 10 साल और फ्रीज कर देते हैं ना, हमने 2026 तक इसको फ्रीज करके रखा हुआ था अंडर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कि भाई 2026 के बाद देखेंगे डिलिमिटेशन की कहानी को। हमने काफी सालों तक इसको लटका के रखा, लेकिन क्या ये रियलिटी है? कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि हर एक सेंसस के बाद सीटें जो होंगी वो एडजस्ट की जाएंगी, रीएडजस्ट की जाएंगी, ताकि जो देश की जनसंख्या है उस हिसाब से आप अपनी सीटों को रीएडजस्ट करो। लेकिन हमने 42nd संशोधन या अमेंडमेंट बिल लाकर इसको 2026 तक के लिए डेफर कर दिया था। लेकिन अब डिमांड उठ रही है कि भाई 2026 भी आने वाला है, अब तो डिलिमिटेशन करनी पड़ेगी, आपको बदलाव करने पड़ेंगे। और कई लोगों को डर है कि उनके हक की चीज़ उनसे छिन जाएगी, और डर होने का कोई ऐसा ये नहीं कि नहीं कह सकते कि भाई बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, वो कुछ दिक्कतें सही में हैं। ये डिबेट है कि क्या प्रोपोर्शन जो है पॉपुलेशन का उस हिसाब से आप अपनी देश को डिसाइड करोगे, या जो कॉन्स्टिट्यूशन की कोर प्रिंसिपल है उसके हिसाब से देश को गवर्न करोगे। तो यहाँ इस आर्टिकल में जो कोर उद्देश्य कहने का ये है कि अगर आप डिलिमिटेशन को लेकर एक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लगाओगे कि भाई इतने लोग हैं तो उनके लिए इतनी सीटें, इतने लोग हैं तो इतनी सीटें, उससे होगा ये कि अलग अलग राज्यों में पॉपुलेशन के लिए और भीड़ बढ़ जाएगी जो आप नहीं चाहते। इलेक्शन कमीशन का डेटा ये कहता है 1951-52 में 489 लोकसभा सीट्स थी, 57 में 492 हुई, 1967 में 520 हो गई, 31 सीट्स बाद में ऐड हुई जिसमें आंध्र प्रदेश की सीटें घटी, मद्रास की घटी, उत्तर प्रदेश की घटी थी, बाद में फिर इनकी बढ़ी। ठीक है, कुछ राज्यों को गेन हुआ, नए स्टेट्स बने, उनकी सीटें बढ़ी। 1971 जो लास्ट टाइम हमारा फिर हुआ था, 2 सीटें राज्यसभा की लोकसभा की हिमाचल प्रदेश की कम हो गई, यहाँ पर 24 सीटें ऐड की गई, टोटल नंबर पहुंच गया 542 1971 में, जिसमें आपके अरुणाचल, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, हरियाणा को सीटें इंक्रीज हुई, जबकि अरुणाचल, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम इनको भी एडिशनल सीटें दी गई। दमन दीव को एक अलग अलग सीट दी गई, तो टोटल सीटें 543 पहुंच गई। और अभी भी हम लगभग 1971 के कंसेंसस के हिसाब, सेंसस के हिसाब से ही हमारी सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे देश में हुआ पड़ा है। लेकिन पॉपुलेशन के प्रिंसिपल पर अगर आप सीटों को एलोकेट करोगे तो क्या ये सही में रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है?
अगर हम इन ट्रेंड्स को समझें, इन ट्रेंड्स को डिस्कस करें, तो इसके हिसाब से 3 यहाँ पर इश्यूज ये हाईलाइट करते हैं। पहला, द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन एज द बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ सीट। क्या केवल आप जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण करेंगे? पब्लिक पॉलिसी का क्या प्रभाव पड़ता है? अगर आप पॉपुलेशन को क्राइटेरिया बनाओ तो पब्लिक पॉलिसी कैसे बनेगी? वो कहेंगे भाई जनसंख्या तो बढ़ती रहनी चाहिए वरना हमारी सीटें कम हो जाएंगी। तीसरा, रिप्रेजेंटेटिव, जो लोग चुन के जाते हैं क्या वो ज्यादा लोगों को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उनकी बातें नहीं सुनते? अगर एक लोकसभा में कम लोग होंगे और उनसे एक व्यक्ति चुन के गया तो क्या वो उनको बेहतर सर्व कर पा रहे हैं? कहा ही जा रहा है ना कि अभी एक लोकसभा में 10 लाख लोग हैं, किसी एक लोकसभा में 1 लाख लोग हैं, तो जो लोग क्या 1 लाख लोगों को लीड करके गए लोकसभा में, क्या उनकी बातें वो बेहतर तरीके से आगे रख पाई? उसका कोई प्रभाव पड़ा या ऐसा कुछ नहीं पड़ा? तो यहाँ पर ये बोला गया है कि सीटों की संख्या 1951 से लेकर 2004 तक डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा डिसाइड की गई। पॉपुलेशन को लोकसभा की सीटों में, विधानसभा सीटों में डिवाइड किया गया। पहले 1951 में देखे तो पर सीट 7.32 लाख वोटर्स थे, जो 8.70 लाख 1967 में हुए, और 2024 में लगभग 27 लाख पर लोकसभा सीट वोटर्स हैं। यानी एक लोकसभा सीट पर औसतन 27 लाख लोग हैं। विधानसभा में भी अगर आप प्रोपोर्शन देखो तो वो बढ़ता चला गया, ठीक है। ये भी बढ़ के अब पहले 3,283 थी, अब 4,123 विधानसभा की सीटें हो चुकी हैं, और वहां भी पॉपुलेशन 3 गुना हो चुकी है। तो भारत में 98 करोड़ इलेक्टर्स थे 2024 के जनरल इलेक्शन में, और 18 लाख इलेक्टर्स थे। लक्षद्वीप में अब देखो तो 57,000 इलेक्टर्स हैं, और मलकागंज में 29.5 लाख। तो क्या मलकागंज और लक्षद्वीप के डेवलपमेंट में फर्क देखा गया? अगर आप केवल जनसंख्या देखो, कितनी संख्या को कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या उस इलाके में डेवलपमेंट बेहतर हुई? क्या लक्षद्वीप में केवल 57,000 पे अगर आपने एक सीट दे दी तो क्या वहां ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है? नहीं हो रही है। कई और चीजें भी हैं, ज्योग्राफी कैसी है, वहां की पॉलिटिकल बाउंड्रीज कैसी हैं। तो सेंसस बेस्ड पॉपुलेशन क्राइटेरिया जो है, अगर आपका यही एक बेसिस होगा जिसमें कोई आपने क्वालिफिकेशन अटैच नहीं करी, तो ये बहुत सिंपल क्राइटेरिया है, इसको यूनिवर्सल आप लेके आ जाते हो। पर अगर यही होता और यही इतना ही अच्छा फॉर्मूला है कि इसी को चलाना है, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होना चाहिए, जो चला आ रहा है वही चलते देना चाहिए, तो होगा ये कि आपके देश में फिर विभाजन हो जाएगा। विभाजन मतलब टूटेगा नहीं देश, यानी यहाँ पर आपके फेडरल्स कैरेक्टर में क्वेश्चन उठने स्टार्ट हो जाएंगे। कई लोग मानेंगे हमने अच्छी डेवलपमेंट की, जो साउथ की आवाज आ रही है कि हमने डेवलपमेंट की, हमने काम किया, हमने जनसंख्या कंट्रोल की। आपने कहा जनसंख्या कंट्रोल करो, हमने करी, उसकी सजा हमें मिल रही है। फाइनेंस कमीशन हर 5 साल पे सेटअप होता है, वो हर 5 साल बाद ये डिसाइड करता है कि इस बार जो बजट है उसका पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। आपने इसमें फॉरेस्ट कवर ऐड किया, पॉपुलेशन कंट्रोल ऐड किया, तो फाइनेंस कमीशन से अगर आपको पैसा चाहिए तो आप पॉपुलेशन कंट्रोल करो, लेकिन आपकी लोकसभा की सीटें और राज्यसभा विधानसभा की सीटों में बदलाव हो जाएंगे, कम हो जाएंगी वो, अगर आपकी जनसंख्या कंट्रोल हुई तो एक तरह से आप एक जगह कह रहे हो ये काम करो, दूसरी जगह उस काम को आप पनिशमेंट भी दे रहे हो उसी काम की। तो इससे क्या होगा, रीजनल लेवल पे और चीजें खराब हो जाएंगी, दिक्कतें क्रिएट हो जाएंगी, रीजनल एस्पिरेशन और नेशनल प्रायोरिटीज में बदलाव आ जाएंगे। इसलिए जरूरत है कि हमें इसको रिवर्क करना चाहिए। एक डिबेट होनी चाहिए कि रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या होता है। लोकसभा विधानसभा में लॉ मेकिंग बॉडीज होती है, एक रिप्रेजेंटेटिव जो चुन के आता है, उसको कितने लोगों ने चुन के भेजा? 1 लाख लोगों ने, 2 लाख लोगों ने। इससे वो जो लॉ मेकिंग करेगा उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ रहा। कॉन्स्टिट्यूएंसी की कितनी साइज है, इससे उनके कार्य प्रणाली पर भी फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। वो कितने क्वेश्चन पूछेंगे उस पर भी फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसा कोई सर्वे नहीं हुआ है जिसमें ये बताया जा सके, या ऐसा कोई हमें रिजल्ट नहीं देखने को मिला जहां पर ये पता चला कि छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी से अगर कोई चुन के आता है तो वो उनको बेहतर रिप्रेजेंट कर रहा है बड़े के मुकाबले। यानी कहीं 27 लाख है, कहीं 5 लाख है, तो ऐसा नहीं कि 5 लाख को लोग जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोकसभा में जाके या विधानसभा में जाके उनके लिए बेहतर उन्होंने काम कर दिया है। अगर हम एवेल्युएट करें दमन नंदी और हरियाणा का, क्या उनको फायदा हुआ कि उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करें लोकसभा में कम जनसंख्या के साथ? हरियाणा में नरनौल एक सीट है जिसमें केवल 1.6 लाख वोटर्स हैं, क्या वो बेहतर रिप्रेजेंट हो रहे हैं कंपेयर टू बादशाहपुर जहां पर 5.2 लाख इलेक्टिव वोटर्स हैं? अभी जिस सिस्टम को हम फॉलो करते हैं उसे कहते हैं पास द पोस्ट सिस्टम, जिसमें एक कॉन्स्टिट्युएंसी की कितनी स्ट्रेंथ है, यानी कितने लोग उस कॉन्स्टिट्युएंसी के अंदर हैं, इससे उस जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो आपके विधायक या आपके जो एमएलए या एमपी चुन के जा रहे हैं, उनकी पावर में कोई कमी नहीं आती। वो अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 लाख लोग हैं, आपकी लोकसभा विधानसभा में 2 लाख लोग हैं, 10 लाख लोग हैं, वो चुन के तो एक ही व्यक्ति भेज रहे हैं, उनकी शक्ति उन्हीं के बराबर होगी जो 1 लाख वाले हैं। और ये देखा गया कि जो कार्य प्रणाली है वो भी ऐसी है कि जहां वो एफर्ट डालते हैं, जो वो काम करते हैं, उसमें भी जरा फर्क पड़ता नहीं है। तो इसलिए जरूरी ये नहीं है कि हमें केवल ये देखना चाहिए कि जितने लोग हैं उतनी इक्वल प्रोपोर्शन में आपकी रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। जो आर्टिकल है वहाँ ये कहा जा रहा है
कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि लोगों को काम कहाँ आता है। लोगों का काम सबसे इंपॉर्टेंट है लोअर लेवल पे, यानी आप लोकल बॉडीज पे देखो, म्यूनिसिपैलिटी पे देखो, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन लेवल पे देखो। पॉपुलेशन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन अगर आप हाउसेज में करना चाहते हो अच्छी बात है, पर केवल वो करने से किसी इलाके का भला नहीं होगा। पॉपुलेशन प्राइमरी क्राइटेरिया है अभी तक, लेकिन इसको हमें मॉडरेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने पॉल्यूशन कंट्रोल पॉलिसी चलाई केंद्र सरकार ने सालों तक। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक जगह जो पॉलिसी में जिसने अच्छा परफॉर्म किया उसको दूसरी जगह आप सजा दे दो। तो बदले में हमें ज़रूरत है यहाँ कुछ चेंजेस करें, कुछ ऐसे सिस्टम लेके आए जिससे कि जिनकी हायर पॉपुलेशन है उनको तो फायदा ही हो रहा है। जीडीपी ग्रोथ को आपको देखना चाहिए, कई चीज़ों को आपको डिसाइड करना चाहिए, इन्फ्लेशन डिसाइड करना चाहिए। एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे कि जिन राज्यों में अनइंटेंडेड ग्रोथ हुई है, जिनकी जनसंख्या ज़्यादा बढ़ी है क्योंकि उन्होंने डेवलपमेंट नहीं की, तो क्या उनको इनाम मिलना चाहिए या उनके लिए कुछ और सिस्टम भी आना चाहिए। तो इस आर्टिकल में कहना है हमें कुछ ऐसा सिस्टम या प्रावधान लाना चाहिए ताकि जो राज्य हैं उनकी जो डिफरेंसेस है पॉपुलेशन में वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो पाए। अगर हम देखें लोकसभा की सीटें 10.10 लाख एवरेज वोटर लेके चलें, तो अभी हमें 1977 में क्या था कि लगभग 10 लाख वोटर थे एक सीट पे। अगर हम आज वो फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें 1440 सीटें चाहिए होंगी। यानी 1977 के इलेक्शन में केवल 10 लाख लोगों के पास एक जो आपके एमपी थे वो हुआ करते थे। आज अगर हमें उसी लेवल पे आना है लेके चीज़ों को, तो हमें 1440 सीटें चाहिए, वो तो हो नहीं सकता। यानी आप ये कह रहे हो कि आज के लोग कम रिप्रेजेंट हो रहे हैं, पहले ज़्यादा बेटर रिप्रेजेंट होते थे क्योंकि 10 लाख पे पहले एक एमपी था, आज तो नहीं है वो चीज़। तो क्या वो बेहतर रिप्रेजेंट हो रहे थे? नहीं, हम आज ज़्यादा बेहतर रिप्रेजेंट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज हम ज़्यादा सवाल पूछ सकते हैं, हमारे पास ज़्यादा पावर है, ज़्यादा इंडिपेंडेंस है, हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, प्रोसीडिंग्स को देख सकते हैं, हमें पता है कि हमारे नेता क्या कर रहे हैं लोकसभा में जाके। तो ज़रूरी ये है कि हम और तरीके ढूंढें जिसके थ्रू केवल पॉपुलेशन ही नहीं और आस्पेक्ट पर भी फोकस हो। हमें ये देखना चाहिए कि अगर हम टीएफआर को देखें, नेशनल फर्टिलिटी रेट को, तो वो लगातार घटी है, और उसके हिसाब से भी देखें तो 680 की रेट पे आ जाएगा, तब भी सीटें बहुत ज़्यादा चाहिए। तो अगर स्टेट लेवल डेटा को हम देखें तो हम हर राज्य के ऊपर ये अप्लाई कर सकते हैं कि भाई उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कितना कम किया। किसी राज्य ने अगर पॉपुलेशन को कम किया है तो वो दिखाता है कि वो इस बात की चिंता नहीं कर रहे थे कि उनकी सीटें घटेंगी या बढ़ेंगी। वो चिंता कर रहे थे कि जो सेंटर का प्लान है वो पूरा हो या ना हो, देश की व्यवस्था बेहतर हो या ना हो। तो इनके लिए उनको कुछ ना कुछ तो इनाम मिलना चाहिए ना। तो पार्लियामेंट में डिबेट होनी चाहिए कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आओ जिससे केवल आप ये मत सोचो कि भाई एक प्रोपोर्शन की जनता है तब उसको एक सीट मिलनी चाहिए, बल्कि क्या और बेहतर तरीके हो सकते हैं जिससे हम डिलिमिटेशन को और बेहतर तरीके से स्ट्रक्चर कर पाएं, पॉलिसी लेवल इंप्लीमेंटेशन कैसे बेहतर हो पाए, कैसे आप ऐसा सिस्टम लाओ ताकि इंडिया डेवलपमेंट में आगे बढ़ पाए, ना कि केवल इस बात पे कि भाई जनसंख्या इक्वली रिप्रेजेंटेड है या नहीं। तो इन चीज़ों पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, तभी जाकर हम बेहतर तरीके से इंडिया को डेवलप कर पाएंगे। तो आज के आर्टिकल में हमने 3 चीज़ें समझी। स्टार्टअप क्या होता है, वुमेन स्टार्टअप में वुमेन का क्या रोल है, तो क्या आपको याद है? दूसरा, हमने ये जाना कि लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन में एक पीस मील अप्रोच हो रही है, हमें होलिस्टिक कवरेज की ज़रूरत है। डिलिमिटेशन में उल्टा क्या हो रहा है आज के टाइम में, पनिश हो रहे हैं वो लोग जिन्होंने जनसंख्या कंट्रोल किया। ये व्यू मेरा नहीं है, ऑब्वियसली राइटर का है। तो आपको ध्यान नहीं रखना है जो की पॉइंटर्स हैं, जो ओपिनियन है उससे ज़्यादा जो आपको पॉइंट मिल रहे हैं, जो डेटा मिल रहा है, वो आप अपने नोट्स में ज़रूर लिखें। तो ये थी आज की डिस्कशन। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW ओनली आईज एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।